नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों में विविधता। जो जीवों में विविधता होती है वो किस प्रकार की होती है, और जो हम इनका वर्गीकरण करते हैं वो किस आधार पर करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो जैवों का जो विकास होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है। और अमीबा के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ेंगे, और इनके जो समूह होते हैं इसके बारे में तो हम देखेंगे ही। मोनोरा क्या होता है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके वर्गीकरण का जो आधार है, वो आधार हम देखेंगे किस आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं। तो जीवों के जो समूह है इसका वर्गीकरण का प्रयास समय समय पर किया जाता है। यूनानी के एक हमारे बहुत ही, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, विचारक थे, इनका नाम था अरस्तु, ने जीवों का वर्गीकरण किया। और उनके स्थल यानी जहाँ वो रहते हैं, और मतलब जल का, स्थल का, वायु में, यानी तीनों जगहों का उन्होंने क्या किया, रहने का आधार पर उनका जो है वर्गीकरण किया। ठीक है। तो जो आपने सुना होगा जलचर और स्थलचर, वायुचर, ये तीनों आपने कैटेगरी सुनी होंगी। कुछ लोग हमारे, कुछ जीव जल पे रहते हैं, कुछ स्थल पे, कुछ वायु पे। तो ये किसने दी थी, ये वाली थ्योरी अरस्तु ने दी थी, ये आप याद रखना। ठीक है। जीवन यह देने के लिए, देखने के लिए कि बहुत सी सरल किंतु भ्रामक तरीका है। क्योंकि ये अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसका उदाहरण लें तो इसके लिए हम देखते हैं कि समुद्रों में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे कि प्रवाल हो गए, व्हेल हो गई, और ऑक्टोपस हो गया हमारा, स्टारफिश हो गई, शार्क हो गई, ये क्या है, हमारे समुद्र में रहने वाले जीव हैं। ये कई मायने में एक दूसरे से क्या हैं, काफ़ी अलग हैं। अगर आप यहाँ पे ही इनको कंपेयर करोगे, प्रवाल को अगर आप व्हेल से कंपेयर करोगे तो ज़मीन और आसमान भी इतनी बहुत पास में है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें और ये देखें कि इन सभी में एकमात्र समानता है कि इनका क्या है, आवास एक है, यानी ये सब क्या है, जलचर हैं। ठीक है। अध्ययन एवं विचार के लिए इन आधार पर क्या है, हमारे जो जीवधारी है इनके समूहों को बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें अभी यह निर्णय करना बाकी बच गया था कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर हम वृहद वर्ग का जो है निर्माण करें। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग के उप समूहों में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने के लिए हमने पहले लक्षणों का जो है अर्थ समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो है लक्षण होते हैं। तो अगर हम इनके वर्गीकरण की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि इस समूह के जो सदस्य हैं उनमें क्या क्या समानताएं हैं। इसके आधार पर हम उनको कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है। तो वास्तव में यही उनका जो लक्षण है और व्यवहार है, यह कहें कि उन जीवों का क्या है, रूप और कार्य होता है, तो यही उनके वर्गीकरण का एक आधार बन जाता है। और आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की जो प्रकृति है इसको प्रारंभ में करने के लिए विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। यानी हम देखते हैं कि जो उसमें कोशिका है वो कोशिका किस टाइप की है, और वो कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका है, यानी जितने टाइप की हमारी कोशिकाएं हैं उसमें से वो कौन सी टाइप की कोशिका है। ठीक है। तो आइए हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एक हमारी यूकेरियोटिक की कोशिका में क्या होता है, केंद्रिका समेत कुछ झिल्ली के घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिका क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं उनकी जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। अक्सर जो है हमारा कोशिकीय संरचना में सभी पहलुओं पर फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो हमारा केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो हमारा वर्गीकरण है और जैव विकास है इसमें क्या हमारी समानता है या क्या हमारा अंतर है, ये भी देख लेते हैं अब हम साथ साथ में। तो हम जितने भी जीवों को देखते हैं वो निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है जो इससे बेहतर जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, आवश्यक करते हैं। जैव विकास की जो ये अवधारणा है, यह अवधारणा सबसे पहले हमारी किसने दी थी, ये चीज़ आप याद रखना, किसने दी थी, तो ये दी थी हमारी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। और कब दी थी, ये दी थी हमारी 1859 में। तो अपनी जो उनकी एक पुस्तक आई थी उस टाइम पे 1859 में ही आई थी ये पुस्तक। इसका नाम था दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जो हमारे स्पीसीज है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी वो कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में उन्होंने एक पूरी बुक ही लिख डाली। ठीक है। जैव विकास की इस जो अवधारणा हमने अभी देखी, इसको वर्गीकरण से जोड़कर हम ये पाते हैं कि कुछ जो हमारे जीवों का समूह होता है
वो क्या होता है, उनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो हमारे जीव होते हैं उनके शारीरिक संरचना के साथ पर्याप्त जो है परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आप मानव को ही ले लें तो पहले हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, उनकी पूँछें होती थी। तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी कि वो उनका स्ट्रक्चर अलग होता था और अब हमारा स्ट्रक्चर अलग हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्गीकरण जो है हमारा समूहों की जो पदानुक्रमित होती है, यानी इनका जो पद होता है, इनमें जो अनुक्रम होता है, इसकी जो संरचना होती है, ये अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे कुछ यहाँ पे वैज्ञानिकों के आप नाम पढ़ सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जैव वैज्ञानिकों ने सारे जो सजीव हैं, इन सारे सजीवों को जगत यानी किंगडम नामक बड़े वर्गों में क्या कर दिया, विभाजित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो हमारे विटलेकर जो थे उनके द्वारा एक प्रस्तावित प्रस्तावित एक क्या था, वर्गीकरण था, जिसमें कि 5 जगत हैं। ठीक है, और हमने तो अभी तक 3 ही जगत पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है जंतु, यानी जो कि हमारे स्थल पे रहते हैं, और एक हमने पढ़ा है जो जल पे रहते हैं, और एक हमने पढ़ा है जो वायु में रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 5 वर्गों में बांटा। इसमें पहला है हमारा मोनेरा, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा है हमारा फंजाई, चौथा है हमारा प्लांटी, और पांचवा है हमारा एनिमोनिलिया। ठीक है, ये समूह कोशिकीय संरचना, यानी ये किसके आधार पर बांटते हैं उन्होंने, कोशिका जो संरचना है उसके जो पोषक के स्रोत हैं, इसके तरीके और तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए थे। बोस ने अपने जो वर्गीकरण है इसमें मोनेरा जगत के आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की एक बैक्टीरिया होता है और यूक्री यू बैक्टीरिया होता है, इसमें क्या कर दिया, उसको बांट दिया, जो कि प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, पुनः सभी जो हमारे स्तर थे उस पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया गया। जैसे कि अगर हम देखें तो जगत किंगडम में उन्होंने क्या किया, जगत यानी किंगडम, इसमें क्या किया उन्होंने, फाइलम यानी जंतुओं को बांटा, और दूसरा इसमें क्या किया, डिवीजन यानी पादपों को बांटा। ठीक है, और वर्ग जो हुई हमारी वो क्लास हो गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उसमें एक ऑर्डर दिया, यानी गण, गण को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, एक सीरीज बनाई। उसमें फिर उसमें उन्होंने ये देखा कि कुल कितनी फैमिलीज हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके जो जीन्स हैं, यानी वो वंश किस वंश से आते हैं, और उसके बाद ये देखा कि वो जाति यानी वो स्पीसीज जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, इस प्रकार का जो वर्गीकरण है उसको उन्होंने पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा। ठीक है, और अब हम थोड़ा देख लेते हैं मोनेरा। मोनेरा क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम है मोनेरा का। तो मोनेरा नॉर्मली हमारा बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा एनाबिया भी होता है और स्थिर बीजाणु होते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, हेट्रोस्टिट होता है। ठीक है, और हेट्रोस्टिट के कारण इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा गैप आता है। आपने देखा होगा कुछ जीव क्या होते हैं, सांप की तरह, या केंचुआ आपने देखा होगा, केंचुआ इसका एक एग्जाम्पल आप समझ लो मोनेरा का। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जाएं प्रोटोजोआ पे, तो आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है हमारा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल। तो इसमें जलधानी होती है और सीलिया होता है। आप यहाँ पे इसके जो पार्ट्स हैं ये सारे आप पार्ट्स देख सकते हैं। ये हमारा जो डायग्राम है ये है हमारा पैरामीशियम का। ठीक है, और अमीबा का तो आपने बचपन से ही डायग्राम देखा है। और अमीबा का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये किसी भी स्ट्रक्चर में ढल जाता है। और इसके बाद आप देखो युग्लिना, युग्लिना का भी एक स्ट्रक्चर है, देखो मछली के आकार का है युग्लिना हमारा। ठीक है, इसमें नेत्र बिंदु भी है यहाँ तक की। तो ये हमारे प्रोटोजोआ के टाइप्स हैं कुछ। ठीक है, इसके बाद फंजाई आपने देखा होगा, फंजाई जिसको कि हम कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, जो कि हमारा पेड़ पे ही हो जाता है। तो ये भी है। और ये कहाँ हमारा, ये हमारा किसी ऐसे मशरूम या यीस्ट, इसके क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोशिका भित्ति पाई जाती है इसके कारण जो है कि शर्करा जो होता है हमारा, जेरिल काइटिन काइटिन के नामक एक शर्करा होती है, उसी से हमारा जो एक कोशिका भित्ति बनती है, उसी के कारण ये क्या होता है, हमारा मशरूम होता है या यीस्ट जो भी आप माने वो बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम फंजाई भी बोलते हैं। और अगर अब हम बात करें जीवधारियों की, तो इसको हमने बांटा 2 भागों में। एक बांटा हमने प्रोकैरियोटिक में और दूसरा बांटा था यूकैरियोटिक में। ठीक है, और इन दोनों को भी हमने, जो हमारा यूकैरियोटिक है इसको हमने फिर से 2 भागों में बांटा था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में। ठीक, और जो हमारा एक कोशिकीय है इसको फिर हमने अगले पार्ट में बांटा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। और जो हमारा बहुकोशिकीय है इसको हमने 2 भागों में बांटा। पहला है हमारा कोशिका भित्ति सहित, और दूसरा है हमारा कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति रहित को तो हमने एक ही पार्ट में बांटा, जिसको हम बोलते हैं
एनिमोलिया। ठीक है, अगर मैं ये डायग्राम आपको जूम आउट करके दिखा सकता हूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, आप इस डायग्राम को आप अपनी बुक में ज़रूर लिख लें। तो ये इन्होंने 5 जगत इस अकॉर्डिंग बांटे थे। और जो कोशिका भित्ति सहित है हमारी, इसको फिर से इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला हमारा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, और जो दूसरा करते हैं। ठीक है, जो नहीं करते हैं वो हमारे फंजाई होते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखे, और जो करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लांटी यानी पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने 5 टाइप में बांटा था। और यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगली वीडियो में हम जो देखेंगे वो आप यहाँ से शुरू करेंगे प्लांटी से, और यहाँ पे हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।